Part 1. Fundamental Techniques in Handling People. Principle 1. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. मई 7, 1931 को न्यूयॉर्क सिटी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया था, जिसे टू गन क्राउली कहते हैं। मई 7 को टू गन क्राउली एक अपार्टमेंट में था और वहीं पर न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस ने उसे घेर लिया था। उन्होंने उस पर गोलियां चलाईं। टू गन क्राउली ने भी गोलियां चलाईं और ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही और काफी सारे लोगों ने ये लड़ाई देखी। जब टू गन क्राउली पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ने कहा, टू गन क्राउली न्यूयॉर्क सिटी की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स में से था। लेकिन क्या आपको पता है टू गन क्राउली खुद अपने बारे में क्या सोचता था? जब पुलिस उस पर अटैक कर रही थी तो उस वक्त उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उसने ये लिखा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दिल है, एक बहुत अच्छा दिल, एक ऐसा दिल जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लेटर उसी बंदे ने लिखा है जो बिना सोचे किसी को भी मार देता था। चलो टू गन क्राउली को छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एल कैपोन अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। वो ये कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कई सालों तक लोगों की हेल्प की, उन्हें अच्छा टाइम दिया और बदले में मुझे ये अब्यूज मिलती है। ये अल कैपोन कह रहा है जो कि एक गैंग लीडर था और जिसने बहुत खून खराबा किया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऑथर हमें ये सब क्यों बता रहे हैं। आपको ये बताने का मकसद ये है कि टू गन क्राउली और एल कैपोन जैसे लोग भी अपने आप को अच्छा समझते थे और अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते थे। तो अब आप सोचो कि मेरे और आप जैसे लोग अपने बारे में क्या सोचते होंगे। क्या हम जैसे लोग कभी अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम करेंगे? मोस्टली लोग अपने आप को बुरा नहीं समझते और वो अपने आप को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते। इसलिए अगर आप लोगों के साथ इफेक्टिवली डील करना चाहते हैं तो उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज या उनसे कंप्लेन नहीं करना। क्रिटिसिज्म मतलब किसी को कुछ बुरा कहना। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो इससे वो दूसरा पर्सन डिफेंसिव बन जाता है, मतलब वो अपने आप को डिफेंड करने लगता है। आपको क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म से लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं आपको क्रिटिसिज्म की एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। जॉर्ज जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब भी वो कोई वर्कर फील्ड में काम करते हुए देखें तो वो ये मेक श्योर करें कि सबने अपनी सेफ्टी हैट्स पहन रखी हों। पहले तो ये होता था कि जब भी वो किसी को बिना हैट के देखते थे तो फौरन उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते थे और उन्हें बताते थे कि उन्हें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये निकलता था कि कोई भी वर्कर उनकी बात सही से नहीं सुनता था और जैसे ही वो जाते थे उनके वर्कर्स वापस अपनी हैट्स उतार देते थे। नेक्स्ट टाइम उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच की। वो अपने वर्कर्स के पास गए और उनसे कोई कंप्लेन नहीं की। इंस्टेड उनसे आराम से और एक अच्छी टोन में बात की। अगर ये हैट्स कुछ अनकंफर्टेबल हैं या फिर आप लोगों को फिट नहीं होती तो मुझे बताइए। फिर उन्हें याद दिलाया कि ये हैट्स उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और ये हैट्स उन्हें इंजरी से बचाएंगी और उन्हें सजेस्ट किया कि वो इस हैट को जॉब के वक्त पहना करें। और इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत से वर्कर्स ने उनकी बात सुनी और अपनी हैट्स पहनने लगे। अब ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा भी हो जाए तो उस वक्त भी आपको क्रिटिसाइज या कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। बॉब हूवर एक पायलट थे
जो कि कई सारे एयर शोज में परफॉर्म करते थे। एक बार वो सैन डिएगो में एक शो करके वापस आ रहे थे और रास्ते में जब उनका प्लेन हवा में था तो अचानक से प्लेन के दोनों इंजन्स बंद हो गए, लेकिन किसी तरह उन्होंने प्लेन को लैंड करवा दिया। लेकिन प्लेन बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका था। बाद में जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि प्लेन में गैसोलीन डालने की बजाय जेट फ्यूल डाल दिया था और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब ऐसी सिचुएशन में किसी को भी गुस्सा आएगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बॉब हूवर ने कहा कि जिस भी मैकेनिक ने उसके प्लेन की सर्विस की है वो उससे मिलना चाहते हैं। वो यंग मैकेनिक भी बहुत शर्मिंदा था और बहुत रो भी रहा था क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेन डैमेज हो गया और किसी की जान भी जा सकती थी। अब उस आदमी से मिलने के बाद हूवर ने उससे कंप्लेन नहीं की और उसे क्रिटिसाइज भी नहीं किया, बल्कि उससे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरह की गलती दोबारा नहीं करोगे और इसलिए तुम कल मेरे प्लेन को फिर से सर्विस दोगे। अब्राहम लिंकन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं और वो यूएस के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स में से हैं। ऑथर ने अब्राहम लिंकन को बहुत क्लोजली स्टडी किया है और ये डिस्कवर किया है कि वो लोगों से कैसे डील करते थे। ऑल्दो अब्राहम लिंकन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपनी लाइफ में ये लेसन सीख लिया था कि क्रिटिसिज्म से या कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1863 में एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ था जिसे बैटल ऑफ गैटिसबर्ग कहते हैं और उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे। ये बैटल 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चला था और उस बैटल को लीड कर रहे थे जनरल मेड। अब हुआ ये कि बैटल 3 जुलाई तक चला और उस टाइम पर बारिश बहुत हो रही थी और क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और जो दुश्मनों की आर्मी थी जिसे ली नाम का एक बंदा लीड कर रहा था वो बुरी तरह फंस गई थी। उनकी एक तरफ पूरा समंदर था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जनरल मेड अपनी आर्मी के साथ खड़े थे। उनकी आर्मी को कैप्चर करने का ये बहुत अच्छा मौका था, इसलिए अब्राहम लिंकन ने फौरन जनरल मेड को ऑर्डर्स भेजे कि वो फौरन ली की आर्मी को कैप्चर कर लें। लेकिन जनरल मेड ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया और ली की आर्मी को फौरन कैप्चर नहीं किया और इसी का फायदा उठा के ली और उसकी आर्मी बच के भाग गए। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप अब्राहम लिंकन की जगह होते तो क्या करते? क्या आप जनरल मेड को डांटते, उन्हें कंप्लेन करते या फिर उन्हें बुरा भला कहते? वेल, मोस्टली लोग यही करते हैं और अब्राहम लिंकन ने भी यही किया। उन्होंने जनरल मेड को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनकी बहुत बुराई की, उनसे कंप्लेन की, उन्हें ऑर्डर्स फॉलो ना करने के लिए बहुत डांटा। अब सोचो कि जनरल मेड को वो लेटर पढ़ के कैसा लगा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वो लेटर कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने वो लेटर लिखा तो था बट कभी सेंड नहीं किया। वो लेटर उनकी डेथ के वक्त उनके घर से मिला था। उन्होंने वो लेटर इसलिए सेंड नहीं किया क्योंकि वो एक ट्रू लीडर थे और उन्हें ये पता था कि ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। मान लो अगर आप जनरल मेड की जगह होते और आप वो लेटर पढ़ लेते तो आपका रिएक्शन कैसा होता? आप जरूर अपने आप को डिफेंड करते, अपनी गलती नहीं मानते और अब्राहम लिंकन को गलत कहते। इसलिए आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करें या फिर कंप्लेन करें तो ये याद रखना कि हम ह्यूमंस अपने आप को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते और हम सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करो तो ये याद रखना कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो वो वापस आप ही की तरफ आएगा। इसलिए कभी किसी को क्रिटिसाइज या फिर किसी से कंप्लेन नहीं करना।
प्रिंसिपल 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। अगर आप किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसका बस एक ही तरीका है, वो ये कि आप उन्हें कुछ ऐसा दें जो वो चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी के ऊपर एक गन रखकर उनसे कुछ ले सकते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से फायर करने की धमकी दे और उनसे काम करवाएं, लेकिन ये मेथड्स इतने इफेक्टिव नहीं हैं। अगर आपको किसी से कुछ करवाना ही है तो आपको उन्हें वो देना होगा जो वो चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चाहिए। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो 2 रीजंस की वजह से करते हैं। या तो हम वो काम सेक्सुअल अर्ज की वजह से करते हैं या फिर सेकंड रीजन है डिजायर टू बी ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। अमेरिका के एक फिलोसोफर जॉन ड्यूवी कहते हैं कि हम ह्यूमंस की जो डीपेस्ट अर्ज है, मतलब वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है, वो है द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट, मतलब ये कि हमें इम्पोर्टेंस मिले। चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। हो सकता है कि आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, अपने बच्चों की वेलबींग चाहिए हो, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए हो और इसके अलावा बहुत सी चीजें। अब हम जितनी भी चीजें डिजायर करते हैं उसमें से मैक्सिमम हमें मिल जाती हैं, लेकिन एक डिजायर है जो बहुत कम ही पूरी होती है और वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें इम्पोर्टेंट समझें, हमारी कोई इम्पोर्टेंस हो, लेकिन ये डिजायर बहुत कम ही पूरी होती है। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा था, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, मतलब हमारी तारीफ की जाए। ऑथर ने इस पॉइंट को समझाने के लिए अपने फादर की एक एग्जाम्पल शेयर की है। ऑथर के फादर एक फार्मर थे और कंट्री फेयर्स में वो अपने कैटल्स और हॉग्स को एग्जिबिट करते थे, मतलब डिस्प्ले करते थे, और उस कंट्री फेयर में उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। अब उनके फादर को जो प्राइज में ब्लू रिबन्स मिली थी वो उन्होंने अपने घर की वॉल पे लगाई थी। उन्होंने ये रिबन्स वॉल पे इसलिए लगाई थी क्योंकि इसी से वो इम्पोर्टेंट फील करते थे। यही वो रीजन है जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन पॉवर्टी से निकल के यूएसए के 16th प्रेसिडेंट बने। इसी रीजन की वजह से चार्ल्स डिकेंस ने अपने फेमस नॉवेल्स लिखे। इसी रीजन की वजह से जॉन रॉकफेलर ने मिलियंस कमाए जो उन्होंने कभी खर्च भी नहीं किए थे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, डिफरेंट लग्जरीज बाय करते हैं। इसी रीजन की वजह से बहुत से लड़के और लड़कियां गैंग्स ज्वाइन करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। इनफैक्ट एक पुलिस कमिश्नर के अकॉर्डिंग एक एवरेज क्रिमिनल जब पकड़ा जाता है तो उसके अंदर बहुत ईगो होता है और पकड़े जाने के बाद उसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट यही होती है कि उसे न्यूज़पेपर में शो किया जाए। दिलिंगर जोकाई एक रॉबर और एक किलर था। उसे अपनी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इन बुरी कमियों से मिलती थी। जब FBI एजेंट्स उसे ढूंढ रहे थे तो वो एक फार्म हाउस में गया और जोर जोर से कहने लगा, मैं डिलिंगर हूँ, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं डिलिंगर हूँ। उसे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वो एक इतना बड़ा क्रिमिनल है। उसे इम्पोर्टेंट फील हो रहा था। ऑथर कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों की इस नीड को पूरा करते हैं, और जो लोग दूसरे लोगों की इस नीड को पूरा करते हैं लोग उसके कंट्रोल में रहते हैं। तो अब तक आप ये तो समझ गए हैं कि इम्पोर्टेंट फील करना हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ऑथर ये भी कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फील करने के चक्कर में बहुत से लोग पागल भी हो जाते हैं।
तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को कैसे इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं। तो चलिए ये हम चार्ल्स श्वाब की एग्जाम्पल से जानते हैं। चार्ल्स श्वाब अमेरिका के वो पहले आदमी थे जिन्होंने $1 मिलियन अ ईयर की सैलरी पाई थी। ये सैलरी उन्हें तब मिली थी जब वो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ये मैं अभी की नहीं बल्कि 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। और कहते हैं कि उस टाइम पे साल के $3,000 भी बहुत होते थे। अब मैं क्वेश्चन यही करूंगी कि चार्ल्स श्वाब को इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दी गई। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्ल्स श्वाब एक जीनियस थे, या फिर हो सकता है कि उन्हें स्टील के बारे में बहुत कुछ पता हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बात चार्ल्स श्वाब ने खुद अपने इंटरव्यू में कही थी कि उनके साथ ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें स्टील के बारे में उनसे भी ज्यादा नॉलेज थी। तो फिर आखिर क्यों वो उस स्टील कंपनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने? चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि उन्हें इतनी सैलरी इसलिए मिली क्योंकि उन्हें लोगों से डील करना आता था। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है उनका सीक्रेट, वो लोगों से कैसे डील करते हैं। उन्होंने अपना सीक्रेट खुद ऑथर को बताया है और उनका सीक्रेट है अप्रिसिएशन। वो कहते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में एंथुजियाज्म और एनर्जी पैदा करते हैं और वो ये अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट की हेल्प से करते हैं। वो कहते हैं कि जब सीनियर्स अपने जूनियर्स को क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे वो डिस्करेज होते हैं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो इससे उन्हें एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है, जो कि ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी डिजायर है। अब हम लोग मोस्टली बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब कोई कुछ गलत करता है तो हम उसे क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट की है। एक बार स्टूडेंट की जो वाइफ थी वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में पार्ट ले रही थी। उस वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ऐसी 6 चीजें लिखे जिससे उसकी वाइफ एक बेटर वाइफ बन सकती है। तो उस हस्बैंड ने उसे उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वो ये लिस्ट उससे सुबह में देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका स्टूडेंट सुबह जल्दी उठा। उन्होंने फ्लोरिस्ट को कॉल की और घर पे अपनी वाइफ को 6 रोजेस सेंड किए और साथ में एक नोट भी सेंड किया। और उस नोट में ये लिखा था, मैं ऐसी कोई भी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा जो मुझे तुम्हारे अंदर चेंज करनी है। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। फिर वो हस्बैंड जब वापस घर आया तो उसकी वाइफ ने फौरन उसे ग्रीट किया। वो रो भी रही थी और बहुत खुश भी थी। उसकी वाइफ इतनी खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी वाइफ को एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिली। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली को या फिर अपने एम्प्लॉयज को कई दिनों तक फूड ना दे तो उन्हें लगता है कि वो कोई क्राइम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कई दिनों तक, इनफैक्ट कई सालों तक लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, बिल्कुल फूड की तरह। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि हमें लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए। अगर आपको किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाना है तो उन्हें अप्रिशिएट करो। प्रिंसिपल 3, He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. अगर आपने कभी फिशिंग की हो तो आपको पता होगा कि फिशेस को वर्म्स बहुत पसंद होते हैं, और अगर आपको फिश पकड़नी हो तो आप उसके हुक में वर्म फंसाकर देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा देते हैं जो उस फिश को खाना हो। आप कभी भी उसे अपनी पसंद की चीजें नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उस हुक में स्ट्रॉबेरीज या फिर आइसक्रीम जैसी चीज लगाओगे तो फिश कभी हाथ नहीं आएगी। अब हम फिशिंग करते वक्त तो ये चीज याद रखते हैं, लेकिन हम ये चीज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और अपनी वांट्स के बारे में सोचते हैं, जबकि बिजनेस और पर्सनल लाइफ में आपको फायदा तभी होगा जब आप दूसरों को वो देंगे जो उन्हें चाहिए। लॉयड जॉर्ज ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनसे एक बार पूछा गया
कि वॉर के वक्त भी कोई कैसे पावर में रहे जबकि लोग दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स को भूल गए, तो इसके जवाब में लॉयड जॉर्ज ने कहा कि हुक को फिश के हिसाब से सेट करना चाहिए। मतलब यहाँ भी जॉर्ज लॉयड वही बात बता रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। हाँ, ये सच है कि आपको जो चाहिए उसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसमें सिर्फ आप ही इंटरेस्टेड हो, उसके अलावा और कोई इंटरेस्टेड नहीं। हम सब एक ही जैसे हैं, हमें बस एक ही चीज की परवाह है कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। इसलिए अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट की बात करें और उन्हें वो दें जो वो चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। एक बार अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ एमर्सन और उनके बेटे अपने काफ को बांध के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। बांध एक जगह होती है जहां काफ्स को रखा जाता है। अब एमर्सन और उनके बेटे बहुत कोशिश कर रहे थे, उस काफ को पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, लेकिन वो बांध में जा ही नहीं रही थी। यहाँ पे एमर्सन ने भी वही गलती की। उसने सिर्फ उस चीज के बारे में सोचा जो वो चाहता था। इसके बाद ये सब उनकी मेड ने देखा और फिर वो फौरन आई। उसने सोचा कि काफ को क्या चाहिए। उसने अपनी फिंगर काफ के मुंह में डाली और काफ उस फिंगर को सक करने लगी और फिर वो मेड आराम से उसे बांध के अंदर ले गई। चलिए मैं आपको एक इंसान की एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट ने उनके साथ शेयर की थी, जिसका नाम है स्टैन। एक दिन स्टैन ऑफिस से घर आया और वो घर आके अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगा। उनका बेटा टिम उस दिन बहुत रो रहा था और बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे टिम पहली बार किंडरगार्टन में जाने वाला था, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहता था। अब नॉर्मली स्टैन ये करता था कि वो बाकी पेरेंट्स की तरह कोई बुरा रिएक्शन देता था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने ये सोचा कि टिम को क्या चाहिए। उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं टिम होता तो मैं किंडरगार्टन के लिए क्यों एक्साइटेड होता। उसने अपने आप से ये पूछा और फिर उसने और उसकी वाइफ ने एक लिस्ट बनाई उन चीजों की जिसके लिए टिम एक्साइटेड हो सकता है, जैसे फिंगर पेंटिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। इसके बाद स्टैन ने और उसकी बाकी फैमिली ने किचन में फिंगर पेंटिंग शुरू कर दी। इसके बाद वहां पे टिम आया और उसने कहा कि उसे भी फिंगर पेंटिंग करनी है। तो इस पे स्टैन ने कहा, नहीं, पहले तुम किंडरगार्टन जाओ और वहां से फिंगर पेंटिंग सीख के आओ। और इसके बाद स्टैन ने उस लिस्ट में जितनी भी चीजें थी उन सब के बारे में टिम को बताया। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ उसके इंटरेस्ट के बारे में बात की और उसे उन सारी फन एक्टिविटीज के बारे में बताया जो वो वहां पर करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टैन उठा तो उसने देखा कि टिम लिविंग रूम की चेयर पे सो रहा था। उसने टिम को उठा के पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टिम ने रिप्लाई किया, मैं किंडरगार्टन जाने के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। मतलब वो किंडरगार्टन जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके फादर ने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उससे बात की। हेनरी फोर्ड ने कहा है, अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वो ये कि आप उसे दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और सिचुएशन को उनके और अपने दोनों के एंगल से देखें। ये प्रिंसिपल इतना सिंपल है कि 90% लोग इसे 90% ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं। एक बार ऑथर ने न्यूयॉर्क के एक होटल में एक बड़ा सा बॉल रूम रेंट पे लिया, क्योंकि वहां उन्हें कुछ लेक्चर्स देने थे। एक बार अचानक से ऑथर को ये बताया गया कि उनका रेंट बढ़ गया है और अब उन्हें 3 टाइम्स ज्यादा रेंट पे करना है, मतलब 300%। और ये उन्हें तब इन्फॉर्म किया गया जब उन्होंने सारी टिकट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और सारी अनाउंसमेंट्स भी कर दी थी। अब ये रेंट उनके लिए बहुत ज्यादा था और उनके लिए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। इसलिए फिर कुछ दिनों बाद वो होटल के मैनेजर से मिलने गए। अब मैनेजर से मिलके उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने रेंट क्यों बढ़ा दिया, मुझे वही रेंट चाहिए, आपने मेरे साथ गलत किया, और कोई भी इस तरह की बात नहीं की। वो मैनेजर के पास गए और उनसे कहा, जब मुझे आपका लेटर मिला
तो मैं बहुत शॉक हुआ। लेकिन इस सब के लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता। मैं जानता हूं कि आप इस होटल के मैनेजर हैं और ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस होटल को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाएं। तो चलिए हम एक पेपर लेते हैं और उसमें वो सारे फायदे और नुकसान लिखते हैं जो आपको इस डील से होंगे। फिर ऑथर ने एक पेपर लिया और उस पे फायदे लिखे। ऑथर ने कहा कि अगर ये बॉलरूम फ्री हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे म्यूजिक और डांस वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह की चीजों के लिए आपको ज्यादा रेंट मिल सकता है और आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर ऑथर ने वो नुकसान बताए जो कि होटल को होंगे। ऑथर ने कहा, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप मेरा रेंट बढ़ाएंगे तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना रेंट पे ही नहीं कर सकता और मुझे ये लेक्चर्स कहीं और करने पड़ेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि मेरे लेक्चर में बहुत से एजुकेटेड लोग आते हैं जिससे आपके होटल की फ्री एडवर्टाइजिंग होगी, और अगर मैं ये लेक्चर्स यहाँ नहीं करूंगा तो ये एडवर्टाइजिंग भी नहीं हो सकेगी। ऑथर ने ये 2 डिसएडवांटेजेस लिखे और पेपर मैनेजर को दे दिया। नेक्स्ट डे उन्हें एक लेटर आया जिसमें उन्हें बताया गया कि होटल उनका रेंट 300% नहीं सिर्फ 50% बढ़ा रही है, और ऑथर ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और ये ऑफर उन्हें बड़ी आसानी से मिल गई। उन्होंने सिंपली उन चीजों के बारे में बात की जो कि होटल को चाहिए थी एंड एज अ रिजल्ट उनका रेंट कम हो गया। ऑथर कहते हैं कि मोस्टली सेल्समैन भी हमेशा बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत कम पैसे कमाते हैं और बहुत डिस्करेज फील करते हैं, और इसका भी यही रीजन है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि कस्टमर्स को कोई चीज खरीदनी नहीं है बल्कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। आप भी ये लेसन हमेशा याद रखना और नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी से कुछ करवाना हो, जैसे मान लो अपने बच्चों को स्मोकिंग से रोकना हो, तो उन्हें डांटना मत और ना ही उन्हें कोई लेक्चर देना, बल्कि उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना। जैसे आप उनसे ये कह सकते हो कि अगर वो स्मोकिंग करेंगे तो इससे वो बास्केटबॉल टीम में नहीं जाएंगे, या फिर कुछ भी जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। इस बुक के नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले मैं आपको पार्ट 1 के 3 प्रिंसिपल्स एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं। नंबर 1, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना और ना ही कंप्लेन करना। नंबर 2, लोगों को दिल से अप्रिशिएट करना। नंबर 3, लोगों को वो देना जो उन्हें चाहिए।